कैटायन के फर्स्ट ग्रुप का सेपरेशन बता दिया था। नाउ सेपरेशन ऑफ कैटायंस ऑफ सेकेंड ग्रुप। मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमें सेकेंड बी नहीं करना है, सेकेंड ए करना है, याद है? सेकेंड ए ग्रुप और सेकेंड बी ग्रुप। मैम वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। कपिल सर को तो यहीं खड़े रहना चाहिए आज जब तक क्लास चल रही है 1.5 घंटे। ऑल ओके। वो बेटा किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी के घर पे ना। तो सेकेंड ए एंड सेकेंड बी के सल्फाइड्स को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे सेकेंड ए और सेकेंड बी के सल्फाइड्स को? YAS येलो अमोनियम सल्फाइड। YAS येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप नहीं, सेकेंड ए। हाँ, सेकेंड ए ग्रुप के जो सल्फाइड्स हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन YAS, और सेकेंड बी ग्रुप के जो सल्फाइड्स हैं वो सॉल्युबल हैं YAS में। ठीक है? और सेकेंड बी के कैटायंस का सेपरेशन हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस जितना कलर वगैरह बताया बस उतना ही है सिलेबस में। ठीक है? नाउ सेकेंड ए ग्रुप के सल्फाइड्स का सेपरेशन, कैटायंस का सेपरेशन। ठीक है? तो देखो तो सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से कैटायंस है बच्चों? सेकेंड ए में पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद। बड़े खुश हो रहे होंगे लड़के। ठीक है, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद। बॉयज बहुत खुश हैं। ठीक है, तो इसमें हमने H2S डाला तो इन सबके हमें क्या मिल गए? सल्फाइड्स। सल्फाइड्स मिल गए। ठीक है, इन सल्फाइड्स के सबके कलर मैंने तुम्हें बता रखे हैं। ठीक है, अगर येलो कलर आ जाए, है ना, अब क्योंकि सेकंड भी सिलेबस में नहीं है ना, और येलो कलर आ रहा है प्रैक्टिकल करते वक्त, ठीक है, तो इसका मतलब 90% तो श्योर हो जाएंगे कि भाई CDS का ये प्रेसिपिटेट है, तो Ct+2 हो सकता है। ठीक है, अब ये हमने H2S डाला, H2S इन एसिडिक मीडियम। बच्चों हमने H2S इन एसिडिक मीडियम ऐड किया, हमें प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, प्रेसिपिटेट हमने अलग कर लिया, फिल्ट्रेट अलग। फिल्ट्रेट को हम बॉईल करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, और उसमें फिर हम थर्ड ग्रुप का रिएजेंट डालेंगे, वो फिल्ट्रेट की बात अलग हो गई। अब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट में कौन सा कैटायन है या कौन से कैटायन है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है उनमें से उनमें किसी का भी सल्फाइड हो सकता है या किसी एक से ज्यादा के हो सकते हैं ये सल्फाइड, हमें अब आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे। तो याद है क्या, कुछ सल्फाइड्स की सॉल्युबिलिटी बताई थी नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में और एसिटिक एसिड में। तो नाइट्रिक एसिड में क्या बताया था, एक्सेप्ट HgS, बाकी सब सॉल्युबल है ना, तो इसे दो में डिवाइड कर लो, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। तो जब तुम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे, हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो अगर उसमें HgS हुआ तो तुम्हें प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और बाकी कोई और हुआ HgS के अलावा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्युबल में आ जाएंगे तुम्हारे ये Pb+2, क्योंकि सॉल्युबल है तो मैं PbS नहीं लिखूंगी, क्योंकि PbS तो प्रेसिपिटेट है, तो अब मैं क्या लिखूंगी सॉल्यूशन के अंदर, तो अब Pb
+2 कैटायन होगा, सल्फाइड आयन होगा, तो Pb+2 और Cu+2 और Bi+3 और अच्छा, ये बात वैसे यहीं तक हमें करनी थी, लेकिन फिर से याद दिला दूं, वैसे HGS किस में सॉल्युबल था बच्चों? है एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया में क्या बनता है? HgCl2 और सोडियम सल्फाइड में भी डिसॉल्व हो जाता है, और सोडियम सल्फाइड में डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा? इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, Na2S और HgS ऐड कर दो, क्या बनेगा? Na2HgS2 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो भी सॉल्युबल ही है। ठीक है, तो अगर डिसॉल्व करना है HgS को तो डिसॉल्व किस में होएगा? एक्वा रेजिया में या Na2S में। अब देखो इधर, अब सॉल्यूशन में और कौन कौन से कैटायन है इस सॉल्यूशन में जो ये बचा है। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तुम लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि कौन से इनसॉल्युबल हैं और कौन से सॉल्युबल हैं, बताया था, याद है? क्या याद है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया में बताया था कि डिसॉल्व नहीं होते हैं पी ब्लॉक के कैटायंस और आयरन, मैग्नीज और मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पी ब्लॉक का कौन सा दिख रहा है, या यहाँ उन सब में से कौन सा दिख रहा है जो इनसॉल्युबल है? एक दिख रहा है पी ब्लॉक का Bi+3, तो Bi+3 नहीं डिसॉल्व होगा। ठीक है, Bi+3 नहीं डिसॉल्व होगा, बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा व्हाइट। तो अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो इसका मतलब वो Bi+3 है। ठीक है, बाकी जो होंगे, नहीं रुक जाओ एक सेकेंड, अभी नोट तो नहीं किया, उससे पहले हमें अभी H2SO4 भी करना है ऐड, लेड को हटाना है ना, रब कर दो ये, अभी लेड को हटाना है पहले। पहले ऐड करो इसमें H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो जब H2SO4 ऐड करोगे तो सबके क्या बनेंगे? सल्फेट्स। तो इनमें किसका सल्फेट इनसॉल्युबल है? लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल में आ जाएगा लेड सल्फेट, किस कलर का? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और बाकी आ जाएंगे तुम्हारे ये सॉल्युबल में। ठीक है, ये सारे हैं सॉल्युबल। तो बस तुम्हें अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया था ना तुमने, तो बस उसे हटा के तुम्हें भी H2SO4 लिखना है। इतना हो गया, नोट कर लिया सबने? अब मुझे रब करना पड़ेगा, नोट कर लो। जहां सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी की बात की थी वहां भी पंजाबी कुड़ी भी होगी क्या, तो वहीं याद करवा दिया था मैंने। नहीं, +2 में पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद में, Cu+2 कर लो, Cu+2 करो उसे। +2 ही लिखवाया होगा, कहीं और लिखवाया होगा Cu+। क्योंकि ये तो एज इट इज, मैंने इतना तो तुम्हें पहले ही याद करवाया था और कहा भी था कि भाई दो दो बार क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि लेड क्यों लिखवा रही हूँ दो बार, क्योंकि आगे एज इट इज तुम्हें ये करना है याद, तब मैंने बताया था तुम लोगों को पूरा। ये नोट कर लिया सबने? रब कर दूं बच्चों? ओ, हाँ,
देखो इधर लिख दूं, है ना। अब हमारे पास क्या बचे, Cu+2 Cd+2 Bi+3। वहां H2SO4 में डालने के बाद डिसॉल्व हो गया, यानी कि जो फिल्ट्रेट होगा, यानी कि जो सोल्यूशन बच रहा होगा उसमें इन तीनों में से कोई होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐड क्या किया फिर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी बता ही रही थी मैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, बिस्मिथ डिसॉल्व नहीं होगा और बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। तो अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो इसका मतलब वो बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट है, Bi+3 कैटायन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और इनसॉल्युबल के अंदर ये आ गया, और सॉल्युबल के अंदर आ जाएंगे फिर Cu+2 Cd+2। Cu+2 Cd+2 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेंगे। हाँ, लिखना पड़ेगा क्या वो कॉम्प्लेक्स, CuNH3 4+2 सिमिलरली CdNH3 4+2। ठीक है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। इतना हो गया, अब उधर रब कर दूं। हाँ, क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है, क्या समझ आ रहा है, अगर प्रेसिपिटेट आया व्हाइट तो Bi+3 कंफर्म। अब जो बचा है फिल्ट्रेट उसमें हो सकता है क्या, Cu+2 या Cd+2। ठीक है, या हो सकता है दोनों हो, या दोनों। कहाँ हटा दिया, तो वो कंफर्म थोड़ी है, ऐसे कंफर्म थोड़ी करते हैं हम बस कलर देख के। ठीक है, रब कर दो। अब देखो जरा, Cu+2 और Cd+2 को डिस्टिंग्विश हम एक्सेस ऑफ KCN से करते हैं। तो पहले KCN के साथ Cu+2 और Cd+2 की रिएक्शंस देख लो। ठीक है, KCN, ऑन एडिंग KCN, CdCN ट्वाइस का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, एक सेकेंड, CuCN ट्वाइस का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा और KCN ऐड करोगे तो CdCN ट्वाइस का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, CuCN ट्वाइस का जो ये CuCN ट्वाइस जो है ये एकदम डिकम्पोज हो जाएगा, फटाफट डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये Cu+2 है ये Cn निगेटिव के साथ, SCN निगेटिव के साथ और I निगेटिव के साथ स्टेबल नहीं होता। इनके साथ क्या रहता है, Cu+1 स्टेबल है। तो जैसे ही Cu+2 इनमें से किसी के भी साथ रिएक्ट करता है तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। Cu+2 किस में चला जाता है फटाफट, Cu+1 में। तो CuCN ट्वाइस का जो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा फटाफट डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CuCN का व्हाइट प्रेसिपिटेट और साइनोजेन गैस। ये साइनोजेन गैस तुमने पढ़ी होगी कब, स्यूडो हेलोजेंस में। ठीक है, क्लियर, इतनी बात। इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये CdCN ट्वाइस ये व्हाइट प्रेसिपिटेट रहेगा। अब एक्सेस ऑफ KCN जब हम ऐड करेंगे, एक्सेस ऑफ KCN, तो ये Cu+1 KCN के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, क्या बनेगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, K3CuCN4। Cu+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4,
सॉरी Cu का तुम्हें ऐसे याद रखना है, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और क्योंकि तुम्हें Cu पे +1 चार्ज रखना है तो कितने के लगाने होंगे, ठीक है, +2 चार्ज रखना होता तो कितने के लगाते, 2, और के ना लगाकर वो चार्ज भी दे सकता है, के हटा दोगे तो क्या लिखोगे, CuCN4 -3, लेकिन अगर ये +2 का कॉम्प्लेक्स होता तो CuCN4 -2, उस हिसाब से ऐसे याद रखना है, ठीक है। एक्सेस ऑफ KCN, इसका भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या बनेगा फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का, यहाँ तो CD+2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है, क्या बनेगा K2CDCN4। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं, है इतनी बात समझ में आई है। तो इन शॉर्ट Cu+2 और ये CD+2 का जो सोल्यूशन है, इसमें जब तुम एक्सेस ऑफ KCN ऐड करोगे तो दोनों के तुम्हारे पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, मतलब अभी भी तुम्हारे पास सोल्यूशन ही रहना है, ठीक है। अब उस सोल्यूशन में क्या किया तुमने, H2S पास कर दी। अब उस सोल्यूशन में क्या किया, H2S पास की, तो H2S पास करने पर क्या होगा, तुमने इम्परफेक्ट और परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस पढ़े होंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ कोई कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट हो सकता है, तो H2S के साथ क्या है, ये कैडमियम का कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट है और कॉपर का परफेक्ट है, तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा H2S के साथ तो CDS यानी कि कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, CD+2 जो इसमें प्रेजेंट है वो H2S से रिएक्ट कर लेगा और CDS का तुम्हें वापस प्रेसिपिटेट मिल जाएगा येलो, और अगर हुआ उसमें Cu+ तो H2S के साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लो, इन शॉर्ट में यहां लिखवाऊंगी कैसे लिखना है, ठीक है। इन शॉर्ट यहां क्या लिखोगे, ये जो सॉल्युबल मतलब ये जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, ये जो तुम्हारे पास फिल्ट्रेट होगा, इसमें तुमने एक्सेस ऑफ KCN ऐड किया, एक्सेस ऑफ KCN ऐड करने के बाद अगर Cu+ है तो K3CuCN4 आ जाएगा, और हम तो मान के चल रहे हैं कि सपोज दोनों ही हम तो सेपरेट कर रहे हैं ना, और CD+2 है तो K2CDCN4, एंड रिमेंबर Cu+2 अगर रहा होगा तो साइनोजन गैस भी बनेगी, ये पूछा जा सकता है तुम्हें 4 कैटायंस देकर कि एक्सेस ऑफ KCN के साथ किस केस में साइनोजन गैस लिबरेट होगी, एक्सेस ऑफ KCN के साथ किस केस में साइनोजन गैस लिबरेट होगी, किस केस में साइनोजन गैस लिबरेट होगी, इन केस ऑफ Cu+2, क्लियर। तो ये तो गैस तो लिबरेट हो जाएगी, सॉल्यूशन अभी भी इनका बचा, और जब इसमें तुम डालोगे क्या H2S तो CD है तो येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, हो गए सेपरेट। Cu+2 और CD+2 होंगे तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ KCN के साथ सॉल्यूशन बना, फिर उसमें H2S पास की, मतलब सॉल्यूशन अभी भी एज इट इज सॉल्यूशन है, H2S पास की तो CD का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन में रह जाएगा, हो गए अलग अलग, ठीक है, एक का प्रेसिपिटेट और दूसरा सॉल्यूशन में। अभी किसी को इतनी बात समझ में नहीं आ रखी है तो बता दो, इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं। इतना समझ में आ रखा है, दोनों अलग अलग हो गए, ये प्रेसिपिटेट में आ गया और ये सॉल्यूशन में चला गया, कैडमियम प्रेसिपिटेट में मिल जाएगा हमें और कॉपर Cu+2 सॉल्यूशन में चला गया, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या है इतने पोर्शन में, कि भाई एक्सेस ऑफ KCN के साथ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि तुम भूल सकते हो कि हाँ Cu+1 है, तो ये गलती मत कर देना कि CuCN4 -2, नहीं, क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? CuCN4 -3। ठीक है, कैडमियम का क्या बनेगा? CdCN4 -2। और साइनोजन गैस किस केस में लिबरेट होगी? Cu+2 के केस में। और येलो प्रेसिपिटेट वापस किस में मिल जाएगा H2S पास करने पर? Cd+2 के केस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरी कोई रिएक्शंस लिखनी पड़ रही हैं कहीं, तुम्हें तो अल्टीमेट रिजल्ट याद रखना है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है वो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, हो गया? सबने नोट कर लिया? कर दूं अब? अब फर्स्ट ग्रुप के जो कैटायंस हैं आज होंगे पागल, और सेकेंड ग्रुप के कैटायंस में क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक Hg+2 और हाँ Hg+2 और Bi+3, इनकी रिएक्शंस देखो Ki के साथ। ठीक है, Ki रिएजेंट के साथ ये क्या बनाते हैं ये लिखना है तुम्हें इन पांचों के लिए। मैं हाँ CdNH4+2 कैडमियम वाले का कलरलेस ही होता है, वो ब्लू का है। तो अगर दोनों एक में हुए तो कैसे पता लगेगा? दोनों हैं तो कैसे पता लगेगा? सेपरेट इसीलिए तो कर रहे हैं। अगर तुमसे कह दिया जाए कोई एक ही है, तो कोई एक ही है तब तो कंफर्म कर लोगे कि कलरलेस है तो वो कैडमियम का होगा, और ब्लू है तो वो किसका हो? कॉपर का। लेकिन दोनों हैं तो कैसे पता लगेगा? कलरलेस और ब्लू तो ब्लू ही बनना है। ठीक है, कर दो ना अब? तुम्हें क्या बता रही थी? रिएजेंट Ki के साथ 5 कैटायंस, उनकी रिएक्शन लिखो। ठीक है, अब देखो किस किस की देखनी है? Ag+, Pb+2, Hg2+2, Hg+2, Bi+3। ठीक है, मॉड्यूल करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे भी इसमें से एक दो के। ठीक है, शायद तू कल पूछ रही थी तो मैंने कहा था बताऊंगी, है ना। Ki ऐड करोगे क्या बनेगा भाई? अभी मैंने एक्सेस नहीं बोला है, सिर्फ Ki बोला है ना। जब एक्सेस बोलेगा तो एक्सेस के साथ सोचना है। तो Ki Ag+ Ki मतलब AgI। AgI किस कलर का प्रेसिपिटेट? येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ऐसे यहां ऐड कर दिया Ki, तो यहां ऐड कर दिया Ki, तो अगर Pb+2 हुआ तो Pbi2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट। और अगर वो मर्क्यूरस हुआ तो Ki के साथ Hg2I2 ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये स्कारलेट रेड है ना। नेस्लर्स रिएजेंट याद है? K2HgI4, तो HgCl2 की Ki से रिएक्शन कराते हैं तो HgI2 बनता है, फिर एक्सेस ऑफ Ki के साथ K2HgI4 बनता है। ठीक है, अब इस आगे लिखूंगी एक्सेस ऑफ Ki के साथ तो समझ में आ जाएगा। Bi+3 Ki के साथ बिस्मथ आयोडाइड BiI3, कलर क्या है? ब्राउनिश ब्लैक। इसके सल्फाइड का भी कलर यही बताया था ना, ब्राउन ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, अब एक्सेस ऑफ Ki ऐड करेंगे तो क्या होगा? या तो तुमने प्रेसिपिटेट बनाने के बाद एक्सेस ऑफ Ki ऐड किया हो तो भी वो आगे जो बोल रही हूँ वो होना है, या तुमने डायरेक्टली
Ag प्लस आयन है, डायरेक्टली एक्सेस ऑफ Ki ऐड किया हो तो भी जो यहां बनाऊंगी वो बनेगा, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ Ki ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, येलो प्रेसिपिटेट एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम Ki ऐड करो लिमिटेड, चाहे एक्सेस ऐड करो, तुम्हें ये येलो प्रेसिपिटेट ही मिलना है, क्लियर। नाउ एक्सेस ऑफ Ki, ठीक है, PbI4, लेड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब क्योंकि Pb+2 है तो ऊपर चार्ज कितना लगाऊं, -2, कलरलेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम लिमिटेड Ki ऐड करते हो तब तो तुम्हें येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा इस केस में, और अगर तुम एक्सेस ऑफ Ki ऐड करते हो तो तुम्हें कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इन दोनों येलो प्रेसिपिटेट को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है या नहीं? येलो प्रेसिपिटेट आया तो तुम्हें अभी कंफ्यूजन है कि वो येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड का है कि लेड आयोडाइड का है, तो तुम क्या करोगे, उसमें एक्सेस ऑफ Ki ऐड कर दोगे। तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो सिल्वर आयोडाइड है, और अगर वो सॉल्यूशन बन जाता है कलरलेस तो वो लेड आयोडाइड था, मतलब कैटायन कौन सा था, Pb+2। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब पहले यहां देखो, एक्सेस ऑफ Ki ऐड करोगे तो क्या बनना चाहिए, तुम्हें याद होगा जब नेस्लर्स रिएजेंट बनाया होगा, HgI2 प्लस Ki क्या बनाते थे, K2HgI4 कलरलेस सॉल्यूशन। तो 2 के हटा दूं तो क्या लिखोगे, HgI4-2, है ना। तो हर तरीके से समझ में आना चाहिए, चाहे मैं इसे K2HgI4 लिखूं चाहे HgI4-2 लिखूं, एक ही बात है। कैसा सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहां देखना जरा, मैंने तुम लोगों को एक जगह और बताया था कि जब मर्क्यूरस है तो जो मर्क्यूरिक के साथ बन रहा है उसमें बस मरकरी और ऐड कर देना है, वही चीज होगी। एज इट इज ये उठा के ले जाओ यहां, और साथ में एक Hg ऐड कर दिया, ठीक है। ये ब्लैक होता है और ये कलरलेस है, तो मतलब सॉल्यूशन कलरलेस होगा और उसमें तुम्हें टेस्ट ट्यूब में नीचे क्या मिलेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब ये बच्चा BiI3, ठीक है, BiI3। तो ध्यान रखना, जब एक्सेस Ki के साथ ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट और या एक्सेस ऑफ Ki के साथ ऑरेंज येलो सॉल्यूशन कह रहा हो तो वो Bi+3 होगा, Bi+3 होगा, BiI4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और क्योंकि Bi का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो चार्ज कितना लगाऊं, -1, ऑरेंज येलो सॉल्यूशन, ठीक है। तो Ki के साथ ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट या एक्सेस ऑफ Ki के साथ ऑरेंज येलो सॉल्यूशन की बात करें तो 99% तुम्हारा दिमाग, मतलब तुम्हारा दिमाग सबसे पहले किधर जाना चाहिए, क्योंकि 99% चांसेस क्या है कि वो Bi+3 हो, ठीक है। ये नोट कर लो, मॉड्यूल करते रहना, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ रहे हो फिर मॉड्यूल करोगे तभी समझ में आएगा कि याद कितना हुआ है या वो एप्लीकेबल कैसे है, उसकी एप्लीकेशन तो तभी समझ में आएगी, ऐसे याद करने से थोड़ा ना तुम्हें पता लगेगा क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। Hg लिक्विड होएगा रूम टेम्परेचर में, वाटर के अंदर थोड़ी, वाटर के अंदर तो प्रेसिपिटेट ही मिलेगा, ये हॉट वाटर ले रखा है, ठीक है। जब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो ठंडा ही होगा, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट ही मिलेगा, वो वैसे अलग वाटर से बाहर निकाल रखा है सॉल्यूशन से बाहर, तब सोचेंगे कि लिक्विड है मरकरी या क्या है, वाटर में डिसॉल्व थोड़ा ना होएगा,
डिसॉल्व भी नहीं हो रहा है, ऊपर से रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम चला जाएगा, डेंसिटी का फर्क होगा, जो मरकरी है उसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी सेम है नहीं, तो नीचे सेटल होएगा, ज्यादा है डेंसिटी। द ओनली मेटल, सॉरी, ओनली लिक्विड विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी दैट इज मरकरी, क्योंकि मेटल है, मेटल तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सॉलिड हो, लेकिन वो लिक्विड मेटल है तो ऑब्वियसली डेंसिटी तो काफी ज्यादा है, तो लिक्विड्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? मरकरी की। ठीक है, तो वाटर में नीचे सेट होएगा, नीचे सेट होएगा तो प्रेसिपिटेट ही तो मिलेगा, पेस्ट जैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ना प्रॉपर लिक्विड ही है ना एकदम बिल्कुल टाइट सॉलिड होगा, पेस्ट जैसा होगा, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो तो पेस्ट जैसे ही तो होते हैं, तो वो पेस्ट जैसा तुम्हें ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि पानी के में ना वो डिसॉल्व हो रहा है, ना पानी के साथ उसकी डेंसिटी मैच कर रही है, और डेंसिटी मैच भी नहीं कर रही है, ऊपर से डेंसिटी ज्यादा है, तो टेस्ट ट्यूब में कहा जाएगा? नीचे सेट होएगा। ठीक, ये नोट कर लिया सबने? रब कर दो। तो सेकेंड ग्रुप का हमने सेपरेशन कर लिया है ना, अब किस पे जाएंगे हम? थर्ड ग्रुप पे, है ना। थर्ड ग्रुप में क्या है भाई? सबसे सुंदर ऐश्वर्या ने खाए फीके करारे आलू, फीके करारे आलू, है ना। तो Fe+3 Cr+3 Al+3, प्रेसिपिटेट ऑलवेज सेटल डाउन और में फ्लोट ऑल्सो, फ्लोट तब करेगा जब भैया उसकी डेंसिटी कम हो। ठीक है, तो ऐसे तो हमारे पास अभी तक कोई केसेस नहीं है जिनमें प्रेसिपिटेट फ्लोट कर रहा हो। ठीक है, और हम प्रेसिपिटेट बोलते ही उन्हें हैं जो नीचे सेटल हो जाते हैं, जो फ्लोट कर रहा हो तो फिर उसके लिए प्रेसिपिटेट टर्म नहीं है। ठीक है, टर्बिडिटी बताया था ना सल्फर वाले केस में, और तब शायद मैंने बताया भी था ये चीज कि जो नीचे सेटल होएगा उसे प्रेसिपिटेट बोलेंगे, जब वो उसमें तैर रहा हो तो उसे टर्बिडिटी बोलते हैं। ठीक है, बताई थी बात, मेरी बताई हुई बात मुझसे पूछ रहे हैं दोबारा। हाँ, मुझसे ही पूछोगे दोबारा, और किससे पूछोगे? ठीक है, तो अब ये है, तो इसमें इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, दो हो सकते हैं तीनों में से। ठीक है, पहले रिएजेंट से स्टार्ट कर लें। ये थर्ड ग्रुप के केटायन में कौन सा रिएजेंट डालते हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड along with अमोनियम क्लोराइड। तो तीनों हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, हमें नहीं पता एक है, दो है, तीन है, कुछ भी है, हमने ये डाला तो हमें सपोज प्रेसिपिटेट मिले। ठीक है, अगर तीनों में से कोई एक हुआ तो आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तीनों के प्रेसिपिटेट के कलर अलग अलग हैं, है ना। तो अगर तुम्हारा ये Fe+3 हुआ तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का किस कलर का प्रेसिपिटेट बच्चों? रेडिश ब्राउन। और अगर ये Cr+3 है तो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट, और अगर वो Al+3 है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और एक से ज्यादा हुए तो कलर समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी तो हमने सोचना है कि हमने ये रिएजेंट डाला और हमें प्रेसिपिटेट मिला, तो इन तीनों में से किसी के भी होने के चांसेस हो सकते हैं या तीनों भी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हमें इन्हें सेपरेट करना है, और सेपरेट करते वक्त ही ये कंफर्म भी होते चले जाएंगे। क्लियर? ओके, तो प्रेसिपिटेट मिल गया, प्रेसिपिटेट के कलर ये हैं। अब हमने इस प्रेसिपिटेट में क्या ऐड किया? एक्सेस ऑफ Na2O2,
एक्सेस ऑफ Na2O2 का ऑटोमेटिकली मतलब है, Na2O2 सोल्यूशन का ऑटोमेटिकली मतलब है कि भैया NaOH प्लस H2O2। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो चाहे वो NaOH प्लस H2O2 लिखे, चाहे Na2O2 लिखे, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड का सोल्यूशन क्या होगा? NaOH और H2O2। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो जब NaOH और H2O2 ऐड किया, ठीक है, तो हो गया H2O2 इन बेसिक मीडियम, और H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। वो तुम्हें मैंने पहले भी बता रखा है कि उसकी जो एनसीईआरटी में एटलीस्ट रिएक्शंस दी हूं कि कौन से मीडियम में किसे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करता है, वो तुम्हें याद करनी है। और जो प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चंस मिले उन्हें याद करके रखना है, क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार बता दिया कि तुम्हें किसी को देखते ही नहीं पता लगेगा कि भैया वो इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा या नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे काफी हद तक आइडिया लगा सकते हो कि भाई जो मिनिमम में है कि भाई ये ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता, तो वहां उन केसेस में तो आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम में है और ऊपर जा सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि किसी भी रिएजेंट के साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये तो हमें पता रखना ही पड़ता है कि किस रिएजेंट के साथ किस केस में क्या प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ Na2O2 मतलब H2O2 इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में है और साथ में H2O2 है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अगर Al+3 हुआ तो Al+3 एक्सेस ऑफ NaOH में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बनाएगा? क्योंकि तुम्हें पता है एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक है, इसलिए वो NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। सिमिलरली जिंक भी डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसे तुम NaAlO2 लिख सकते हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसे NaAlOH होल 4 लिखोगे तो लिख दूं? Al+3 है तो क्या बनेगा? रुक जाओ, हाँ, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। तो पहले सॉल्युबल वाले पोर्शन में लिखो। तो क्या डिसॉल्व हो रहा है? Al+3 हुआ तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बनेगा? AlOH होल 4 नेगेटिव। NaLOH होल 4 लिखो या AlOH होल 4 नेगेटिव लिखो, NaLO2 भी लिख सकते हो, ठीक है, बट सॉल्यूशन में ऐसे लिखना ज्यादा करेक्ट है। दोनों लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं है। AlOH होल 4 नेगेटिव डिसॉल्व हो गया, अब ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब Cr+3 यहां समझ लो एक बार, Cr+3 अगर होगा, चाहे वो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे वो क्रोमियम ऑक्साइड हो, Cr+3 का ऑक्साइड क्या होता है? Cr2O3, ग्रीन कलर का सॉलिड विच इज एम्फोटेरिक, ठीक है। तो Cr+3 अगर है, चाहे वो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है चाहे वो क्रोमियम ऑक्साइड है, बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा, एक्सेस ऑफ NaOH होगा, बेसिक के साथ साथ एक्सेस होना जरूरी है ना। एक्सेस ऑफ NaOH हुआ, क्योंकि एक्सेस नहीं है तो CrOH थ्राइस है, वो प्रेसिपिटेट है, और एक्सेस हुआ NaOH तो वो डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होकर क्या बनाता है? CrOH होल 4 नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रही है बात? Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, लेकिन एक्सेस ऑफ NaOH में वो डिसॉल्व हो जाएगा और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर ये होता Cr+6, Cr+6 मतलब किस फॉर्म में हो सकता था? वो CrO3 हो सकता था, CrO3 हो सकता है, CrO3 दिया जा सकता है। CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और इसका नेचर कैसा है? एसिडिक की बेसिक?
एसिडिक है ये, ठीक है, रेड कलर का होता है, रेड कलर का सॉलिड होता है ये। और Cr2O3 या CrOH थ्राइस ये ग्रीन है, ठीक है। अब देखो Cr+6 एक्सेस ऑफ NaOH दिया जाए, अब NaOH कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा ही है, तो Cr+6 तो Cr+6 ही रहना है, लेकिन अब ये डिसॉल्व नहीं हो रखा था, सॉलिड CrO3 है, अब ये एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मीडियम में Cr+6 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रोमेट या डाइक्रोमेट, क्रोमेट। तो बेसिक मीडियम में Cr+6 का सॉल्यूशन बनेगा और क्या बनेगा, क्रोमेट, येलो कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं है, क्या कहना चाह रही हूं। ये सॉलिड था या प्रेसिपिटेट था, एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो गया, सॉलिड था, एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो गया, ठीक है, क्योंकि NaOH कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, तो Cr+3 को Cr+3 में ही रखना है, तुम्हें Cr+6 को Cr+6 में ही रखना है, ठीक है। यहां CrOH होल 4 निगेटिव बन गया और यहां क्या बनेगा, Cr+6 का क्या होता है बेसिक मीडियम में, क्रोमेट होता है। इतनी बात क्लियर है? तो तुम्हारे पास क्या था, Cr+3, तुम्हारे पास क्या था, Cr+3, और तुम्हारे पास एक्सेस ऑफ NaOH भी है, तो तुम समझ के चल रहे हो कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास H2O2 भी है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cr+3 से किस में जाएगा, वो Cr+6 में, और Cr+6 क्योंकि मीडियम तो बेसिक ही है, तो क्या मिलेगा तुम्हें अल्टीमेटली, क्रोमेट। समझ में आ रहा है, यहां क्रोमियम हाइड्रोक्साइड से सीधा क्या मिलेगा, क्रोमेट। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लेना कि मैंने क्या बोल दिया ये। हाँ, एम्फोटेरिक, जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, जो ऑक्साइड एसिडिक होता है उसका हाइड्रोक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, सिर्फ NaOH कह रही हूं तो Cr+3 को Cr+3 रखोगे, Cr+6 को Cr+6 ही रखोगे, Cr+3 से ये बन गया सॉल्यूशन CrOH होल 4 निगेटिव, NaOH में Cr+6 का सॉल्यूशन क्या होता है, क्रोमेट होता है, ठीक है। अब यहां तुम्हारे पास Cr+3 है और तुम्हारे पास एक्सेस ऑफ NaOH है, तो Cr+3 का सॉल्यूशन बनना चाहिए, बट क्योंकि H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो Cr+3 को कहां ले जाएगा, Cr+6, तो Cr+6 और बेसिक मीडियम क्या बनेगा, क्रोमेट। क्लियर है, तो सॉल्युबल में आ जाएगा Al+3 और Cr+3, सॉल्यूशन के अंदर Cr+6 है लेकिन मेरे पास क्या थे, Al+3 और Cr+3 थे, तो Al+3 और Cr+3 कैटायन अगर हमारे पास हुए तो वो एक्सेस ऑफ Na2O2 के केस में सॉल्यूशन में चले जाएंगे और एज इट इज रह जाएगा FeOH थ्राइस का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, अगर हुआ तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो ये अलग हो गया और वो दो अभी सॉल्यूशन में है, अब उन दोनों को अलग करना है, ठीक है, इन दोनों के बीच अब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है ना, तो अब रब कर दूं क्या मैं इधर, यहां लिख देती हूं, तो क्या है अब AlOH होल 4 निगेटिव और साथ में क्या है, क्रोमेट, ये सॉल्यूशन के अंदर है। मैंने क्या किया, CO2 पास कर दी,
CO2 गैस, ठीक है। CO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक की बेसिक? एसिडिक है। क्रोमेट इन एसिडिक मीडियम क्या बन जाएगा सोल्यूशन? डाइक्रोमेट। येलो सोल्यूशन से कैसा हो जाएगा सोल्यूशन? ऑरेंज। ठीक है, तुम लोगों को अभी ध्यान हो तो जब मैंने कार्बोनेट्स लिखवाए थे तो मैंने लिखवाया था M+3, प्रेसिपिटेशन जब लिखवाया था कि M+3 कैटायन होगा तो ऑन पासिंग CO2 या कार्बोनेट सॉल्यूशन में जब हम पास करेंगे या उसमें कार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हमें कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, हाइड्रोक्साइड का मिलता है। मैंने बताया भी था कि बेयर्स प्रोसेस में हम करते हैं ये काम, यही रिएक्शन होती है कि NaLOH होल 4 का सोल्यूशन होता है, उसमें CO2 पास करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर लेते हैं तो Al2O3 मिल जाता है, और Al2O3 जो है एल्यूमिना है, उससे हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस ऑफ बॉक्साइट, लीचिंग वाला, ठीक है। तो CO2 पास की और ये होगा तो हमें मिलेगा AlOH थ्राइस का व्हाइट PPT, ठीक है। तो क्रोमियम चला गया सॉल्यूशन में और ये रह गया प्रेसिपिटेट में, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो M+3 सॉल्यूशन में कार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड करोगे या CO2 ऐड करने का मतलब क्या है कि कार्बोनेट बनना चाहिए था, ठीक है। तो कार्बोनेट ना बनकर M+3 के साथ क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है। हाँ, जिलेटिनस व्हाइट ही होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जरूरी नहीं है हर जगह जिलेटिनस लिखा होगा, लेकिन वो लिखवाया इसलिए कि कहीं लिखा हो तो ये ना सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें वो कहीं मेंशन भी हो सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है मेंशन। ये हो गया थर्ड ग्रुप के कैटायंस का सेपरेशन, क्लियर है। तो इसका क्रोमियम में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? CrO3 है तो क्रोमेट का येलो सोल्यूशन एक्सेस ऑफ NaOH, बट Cr+3 है तो CrOH होल 4 नेगेटिव। CrO3 को मैं मॉड्यूल में Cr2O3 ही पढ़ के क्वेश्चन कर रही थी तो इसलिए ध्यान रखना, CrO3 के रिगार्डिंग क्वेश्चन दे रखा है मॉड्यूल में। तो फोर्थ ग्रुप के कैटायंस का सेपरेशन हो जाएगा, फोर्थ ग्रुप फिफ्थ ग्रुप आज। एनायन कंप्लीट कर लो मॉड्यूल से और कैटायन स्टार्ट कर दो। और आज एक असाइनमेंट का PDF सेंड करूंगी, ठीक है, वो करना शुरू करना। उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो तुम लोगों के पढ़े हुए नहीं होंगे क्योंकि स्टार्टिंग के काफी सारे क्वेश्चन तो ड्राई टेस्ट पर है, लेकिन आगे उससे आगे जहां तुम्हें लगेगा नहीं हो रहा है उसे छोड़ के आगे से करना स्टार्ट। फोर्थ ग्रुप के कैटायंस का सेपरेशन, फोर्थ ग्रुप में बताओ जरा। तो सबसे सुंदर ऐश्वर्या ने खाए फीके करारे आलू और किया निको मंजन। ठीक है, तो ये सॉल्ट है, तुम्हें नहीं पता सॉल्ट में कौन कौन से कैटायंस है। तुमने तो क्या किया, इसमें H2S इन बेसिक मीडियम ऐड कर दिया तो तुम्हारे पास प्रेसिपिटेट आ गया। तो तुम्हारे पास प्रेसिपिटेट आ गया तो वो प्रेसिपिटेट इनमें से किसी का भी हो सकता है, बहुत हद तक कलर से तुम्हें हिंट मिल सकता है, लेकिन उससे हिंट मिल जाएगा और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन काम तो वो पूरा ही करना है लास्ट तक, ठीक है। और तुम वैसे भी प्रैक्टिकल करने तो वाले हो नहीं, तो तुम्हें तो पढ़ना है, तुम्हें सारा ही पढ़ना है,
ठीक है, तो प्रेसिपिटेट आ गया, इनमें से कोई सा भी प्रेजेंट हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, उन्हें सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो क्या किया अब इसमें हमने ऐड किया बच्चों एसिटिक एसिड। याद है कुछ एसिटिक एसिड में ओनली सल्फाइड विच इज सॉल्युबल, MnS। वेरी गुड, याद है तुम लोगों को, मैं तो सोच रही थी याद नहीं कर रखा होगा, बट तुम लोगों ने मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया। गुड। तो सॉल्युबल है MnS, यानी सॉल्यूशन में तो Mn+2 आ जाएगा, हो गया ये अलग। ठीक है, अब रह गए क्या, NiS, COS, ZnS रह गए। अब इन्हें अलग अलग करना है। ठीक है, तो अब हमने पहले क्या किया, डाइल्यूट HCl ऐड किया बच्चों। डाइल्यूट HCl में कौन कौन से सॉल्युबल थे, ब्लैक में तो सिर्फ अकेला FeS, बाकी MnS, ZnS। FeS यहाँ है नहीं, MnS अलग हो गया, बचा कौन सा, सिर्फ ZnS। मतलब यहाँ सॉल्यूशन में आ गया Zn+2। ठीक है, अब रह गए हैं कौन, NiS, COS। क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है तो इन कैटायंस को अभी मुझे सॉल्यूशन के अंदर लाना है। तो सॉल्यूशन के अंदर लाने के लिए मैंने क्या किया, इनके अंदर इस मतलब इस प्रेसिपिटेट में मैंने ऐड कर दिया नाइट्रिक एसिड, तो इनके नाइट्रेट बन जाएंगे, डिसॉल्व हो गया। नाइट्रिक एसिड में पता है सारे सल्फाइड सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट HgS, तो सॉल्यूशन में आ गए मेरे पास Ni+2 और CO+2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया DMG, याद है क्या, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। और जब तुमने ये पढ़ा होगा तो तुमने पढ़ा होगा कि भाई ये DMG जो है वो निकल के लिए, निकल के साथ चेरी रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है और निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट है ये, Ni+2 को कंफर्म इसी से करते हैं। तो DMG जब ऐड कर दिया तो इनसॉल्युबल में तो आ गया निकल DMG का चेरी रेड प्रेसिपिटेट, और सॉल्युबल के अंदर आ गया कोबाल्ट DMG का ट्वाइस रेड कलर का सॉल्यूशन। दोनों में रेड ही है, बस कोबाल्ट में रेड कलर का सॉल्यूशन है और निकल के साथ रेड कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो निकल का कंफर्मेटरी जो टेस्ट है वो DMG के साथ ही होता है, निकल को Ni+2 को DMG से ही कंफर्म करते हैं। दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने। इनसॉल्युबल में गया निकल DMG ट्वाइस का रेड प्रेसिपिटेट, और सॉल्युबल में गया कोबाल्ट DMG ट्वाइस का रेड कलर का सॉल्यूशन। फोर्थ ग्रुप भी हो गया। ज्यादा कठिन है, याद करना पड़ रहा है ज्यादा, जो पहले ही बताया हुआ है बस उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, जो पहले तुमने या तो अभी मैंने बताया था तब, या फिर तुमने कहीं भी किसी भी चैप्टर में पढ़ा हो, वो सब अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे ड्राई टेस्ट में फ्लेम टेस्ट आएगा तो सब पढ़ा हुआ है, तुमने फ्लेम टेस्ट क्या होते हैं, फ्लेम कलर सबके फर्स्ट सेकंड ग्रुप में सब पढ़ा हुआ है। फिर बोरेक्स बीट टेस्ट आएगा, वो तुम्हारा पढ़ा हुआ है। एक माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट या फॉस्फेट बीट टेस्ट, वो भी मैं तो बताती थी, पता नहीं तुम्हें बताया या नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं है, वो बिल्कुल बोरेक्स बीट टेस्ट वाली कलर है, वो भी पढ़ा हुआ हो गया।
फिर क्या बचा है, बस एक कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट जो है वो तुम्हारे लिए नया होगा, ठीक है। तो वही पढ़ा हुआ बार बार रिवाइज हो रहा है, पढ़ा हुआ है, याद कुछ नहीं करना है। अगर याद है तो याद नहीं करना है, याद नहीं है तो याद करना है। फिफ्थ ग्रुप के कैटायंस बच्चों, बेटा चलाए कार स्कूटर, फिर भी नहीं घुमा रहा है माँ को। माँ को क्यों घुमाएगा, माँ को क्यों घुमाएगा, माँ को उसके पापा घुमाए, वो तो किसी और को घुमाएगा। ठीक है, बेटा चलाए कार स्कूटर BA+2 से। क्या क्या कह रहा है? अरे तो बेटी चलाए कार स्कूटर कह रहा हूँ, ठीक है। ऐश्वर्या कहेगी तो वो कहेगी बेटी चलाए कार स्कूटर, ठीक है। तेरे दिमाग में भी ऐश्वर्या ही घूम रही है मतलब। मुझे लगा मैं कह रही हूँ, मैं अपने बेटे सूर्यांश को कह रही हूँ, मगर तू तो ऐश्वर्या से बाहर ही नहीं आ रहा। तो देखो BA+2 CA+2 SR+2, इसमें क्या ऐड किया था हमने रिएजेंट फिफ्थ ग्रुप में, अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद है रिएजेंट फिफ्थ ग्रुप का। कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ना, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि कौन सा है, क्यों, क्योंकि सभी के ये वाइट है, सभी के कार्बोनेट्स वाइट हैं, तो कोई सा भी हो वाइट ही प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। यहाँ एक है चाहे एक से ज्यादा है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें ऐड किया एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, एसिटिक एसिड में सारे कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये डिसॉल्व हो गए। क्यों किया ऐसा, डिसॉल्व करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेट है, तो सोल्यूशन के बाहर चले गए, सोल्यूशन के बाहर चले गए कैटायन। अब मुझे सोल्यूशन के अंदर चाहिए कैटायन, क्योंकि मुझे किसी रिएजेंट के साथ इनकी रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो BA+2 CA+2 SR+2 एसिटिक एसिड डालते ही, तीन है या तीन में से एक है या दो है, सोल्यूशन के अंदर आ गए। फिर क्या किया, सोडियम क्रोमेट ऐड कर दिया, तो जब क्रोमेट ऐड किया तो इनके क्रोमेट्स बनेंगे, ठीक है, लेकिन कोई इनमें इनसॉल्युबल है और कोई सॉल्युबल है। सॉल्युबल जो है वो इसका कैल्शियम क्रोमेट है, CA+2 लिख दो, क्योंकि वो कैल्शियम क्रोमेट नहीं होगा अब सोल्यूशन के अंदर, CA+2 और क्रोमेट आयन होंगे, लिख दो, समझ गए ना। जब सोडियम क्रोमेट डाला तो क्या बना होगा, बेरियम क्रोमेट, कैल्शियम क्रोमेट, स्ट्रोंशियम क्रोमेट। कैल्शियम क्रोमेट क्योंकि सॉल्युबल है, तो सोल्यूशन के अंदर CA+2 आयन, ठीक है। जो क्रोमेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, बड़े एनायन के केस में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो क्रोमेट भी तो बड़ा एनायन है, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो बेरियम और स्ट्रोंशियम के क्रोमेट तो इनसॉल्युबल है और कैल्शियम क्रोमेट सॉल्युबल है। आ रही बात समझ, वैसे है ना। ऐसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इनमें सबसे ऊपर कौन सा है, ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है, समझ में आई बात। डाउन द ग्रुप जाते आते सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो ये हमें सॉल्युबल में लाए। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह भैया कैल्शियम का सॉल्युबल हो गया, ऐसे डाउन द ग्रुप जाते हुए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये हमें सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है।
कहीं हो सकता है कम सॉल्युबल हो, कहीं हो सकता है कैल्शियम भी का भी इनसॉल्युबल हो, उससे ऊपर वाला सॉल्युबल हो। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं कार्बोनेट्स में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है। तो ऐसे यार रख लोगे तुम कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इनमें सबसे ऊपर तो कैल्शियम है, तो सॉल्युबल में तुम्हारा क्या चला जाएगा, कैल्शियम। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल में क्या आ गए तुम्हारे, बेरियम क्रोमेट एंड स्ट्रोंशियम क्रोमेट। ओके, अब ये जो प्रेसिपिटेट हमें मिला है, प्रेसिपिटेट किस कलर के होंगे, येलो कलर का क्रोमेट है ना। तुम्हें क्रोमेट मैंने बताया है कि किसके हैं, जनरली येलो है, और किसका तुम्हें बताया था, रेड, सिल्वर का और मरकरी के क्रोमेट। सिल्वर और मरकरी के क्रोमेट कैसे हैं, रेड है, और उनके डाइक्रोमेट ब्रिक रेड है, मतलब दोनों रेड ही है, बस वो कम रेड है थोड़ा और ज्यादा रेड हो गया, बस इतना ही फर्क है। तो सारे क्रोमेट येलो है, मरकरी और सिल्वर के क्रोमेट को छोड़कर वो रेड है, तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिला होगा यहाँ में। ठीक है, फिर हमने इसमें ऐड किया बच्चों एसिटिक एसिड, दिख रहा है, एसिटिक एसिड ऐड किया, अभी हटूंगी इधर से। एसिटिक एसिड जब हमने ऐड किया तो ओनली स्ट्रोंशियम क्रोमेट, ओनली क्रोमेट इज ऑफ स्ट्रोंशियम विच इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। तो सॉल्युबल में क्या जाएगा, Sr+2, और ये येलो प्रेसिपिटेट रह जाता है, तो मतलब वो बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बच जाएगा। ठीक है, इनसॉल्युबल हो गए अलग अलग, ये पहले ही अलग हो गया, ये दो बचे, इन दोनों को अलग करने के लिए हमने क्या डाला, एसिटिक एसिड, स्ट्रोंशियम क्रोमेट डिसॉल्व हो जाएगा और बेरियम क्रोमेट ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, हो गया फिफ्थ भी, ये हो गया बच्चों, नोट कर लो, कर लिया, सबने नोट कर लिया, ओके, कर दो रहा, कर रहा है नोट, कर ले कर ले कर ले, इधर हो गया बेटा नोट। बेरियम क्रोमेट भी बेटा येलो होगा, सारे क्रोमेट्स येलो हैं, बेरियम क्रोमेट जो इनसॉल्युबल है, ये बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, सारे क्रोमेट्स येलो हैं एक्सेप्ट सिल्वर क्रोमेट एंड मर्करी क्रोमेट, मर्क्यूरिक क्रोमेट। मैंने लिखवाया हुआ है, आई थिंक लिखवाया है, दोबारा लिखवाना पड़ेगा, लिखवाया हुआ है, सिल्वर क्रोमेट और मर्क्यूरिक क्रोमेट ये रेड कलर के होते हैं। हो गया, ठीक है। अब ग्रुप 6 यही खत्म थोड़ा ही था, ग्रुप 6 भी था, ग्रुप 0 भी है, ग्रुप 6 है, आज खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अब नेक्स्ट क्लास में ड्राई टेस्ट पे पहुंच जाओगे, और बस फिर खत्म सही है वो सब, कर दो ना अब। सोडियम और पोटेशियम का बता देती हूँ। ग्रुप 6 पे पहुंचे थे ना, तो तुम लोगों को समझाया हुआ था कि भाई जैसे फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट डाला, प्रेसिपिटेट आ गया, वो प्रेसिपिटेट अलग हो गया, उससे हम ग्रुप 5 के कैटायंस आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, और जो फिल्ट्रेट बचा वो ग्रुप 6 के लिए, लेकिन ग्रुप 6 के सिर्फ किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए, ग्रुप 6 के किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए, और पोटेशियम का भी कर सकते हो, बट सोडियम का ओनली कंफर्मेटरी टेस्ट इज उसका फ्लेम टेस्ट, और पोटेशियम के लिए भी फ्लेम टेस्ट भी करेंगे। क्या मैग्नीशियम देगा फ्लेम टेस्ट, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट आया
जो ऊपर से हमें क्या मिला, फिल्ट्रेट मिला, कहां से, फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट डालने के बाद जो फिल्ट्रेट मिला उससे हम किसके लिए करेंगे, मैग्नीशियम आयन के लिए कर लेंगे टेस्ट और पोटेशियम आयन के लिए कर लेंगे, लेकिन पोटेशियम आयन के लिए उस टेस्ट के अलावा फ्लेम टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमारे पास Mg+2 हो सकता है ग्रुप 6 में, और क्या हो सकता है, Na+ हो सकता है और K+ हो सकता है। ठीक है, ओके। जो फिल्ट्रेट मिला है उसमें अब सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम के लिए तुम फ्लेम टेस्ट करोगे, तो फ्लेम टेस्ट के लिए क्या करेंगे, तुम सीधा सॉल्ट, फ्रेश सॉल्ट, मैंने कहा था ना जो सॉल्ट मिला होगा उसे सारा का सारा एक ही साथ सॉल्यूशन नहीं बना लोगे उसका, उसे बचा के भी रखना होता है। ठीक है, तो उसे जो बचा के रखा है उसमें हम HCl डालेंगे, क्लोराइड बन जाएंगे, फिर उन क्लोराइड से फ्लेम टेस्ट करेंगे, वो सारा फ्लेम टेस्ट में समझाऊंगी पूरा फ्लेम टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखो कि सॉल्ट से, फ्रेश सॉल्ट से सोडियम और पोटेशियम के लिए क्या करेंगे, फ्लेम टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर फ्लेम टेस्ट करने पर गोल्डन येलो कलर की फ्लेम आ रही है तो कंफर्म क्या है, Na+, बस, इसके लिए और कोई टेस्ट नहीं होता। गोल्डन येलो कलर की फ्लेम आ रही है, कंफर्म हो गया Na+। ठीक है, और पेल वॉयलेट या सिंपली वॉयलेट याद रख सकते हो, पेल वॉयलेट फ्लेम आ रही है तो K+। ठीक है, वॉयलेट कलर की फ्लेम आ रही है तो पोटेशियम, पेल वॉयलेट पोटेशियम। ठीक है, तो पेल वॉयलेट कलर की फ्लेम आ रही है तो हमें पोटेशियम कंफर्म हो चुका है, फिर भी इसका टेस्ट देख लो एक, क्योंकि पूछा जा सकता है ना कॉम्प्लेक्स का कलर। ठीक है, कोबाल्टी नाइट्राइड सॉल्यूशन के साथ Na3CO NO2 ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है और इसे बोलते हैं, ऐसे तो IUPAC के अकॉर्डिंग तो तुम नेमिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जिनके कॉमन नेम है वो तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो गया, ऐसे इसका नाम है कोबाल्टी नाइट्राइट सॉल्यूशन, कोबाल्टी नाइट्राइट, कोबाल्टी नाइट्राइट सॉल्यूशन, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है ये। तो ये जो फिल्ट्रेट था इसमें जब तुम कोबाल्टी नाइट्राइट सॉल्यूशन ऐड करोगे, ये रिएजेंट ऐड करोगे, ठीक है, तो अगर पोटेशियम आयन हुआ उस सॉल्यूशन में तो क्या होगा, बन जाएगा के, उसकी जगह के, K3CONO2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट। आ रही है बात समझ? तो एक तो तुमने फ्लेम टेस्ट किया तो वॉयलेट आ रहा था और कोबाल्टी नाइट्राइड डालने पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ गया, तो फिर कंफर्म हो गया कि पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। तो रिमेंबर बच्चों, ये CONO2 करके तुम्हें दिखे ना, वो अलग बात है कि कहीं वो सोल्यूशन हो सकता है, कहीं वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। जब यहाँ Na3 है तो ये येलो कलर का सोल्यूशन है, जब यहाँ K3 है, या भी अमोनियम आयन के केस में पढ़ोगे कि अमोनियम आयन भी येलो कलर का स्टेट बनाता है, तो K3 की जगह NH4 थ्राइस है तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट, मतलब याद रखना ये चीज है तो ये येलो कलर का है। कलर पूछा जा सकता है ना, कॉम्प्लेक्स देख के कलर क्या है, ठीक है। तो येलो कलर का सोल्यूशन जब इसमें डाला तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, बस Na3 हटा के K3। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब क्या रह गया है, इस ग्रुप में मैग्नीशियम आयन, ठीक है, उसमें भी हम एक रिएजेंट डालेंगे, ठीक है, जो रिएजेंट है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ रिएजेंट्स,
Na2HPO4 अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका फिर अमोनियम आयन वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये तुम लोग रिवाइज करके आना, और एक पीडीएफ सेंड करूंगी आज ग्रुप में, ठीक है, वो स्टार्ट करनी क्वालिटेटिव एनालिसिस की।